कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, जिस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए नापाक हरकत की थी। तो आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, उनका शहादत दिवस है। आइए उनकी शहादत को हम नमन करेंगे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक छोटे से सीतापुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। पिताजी पान की दुकान चलाते थे। बचपन से ही एक जज्बा, एक हौसला था कि मुझे बड़ा होकर केवल और केवल सैनिक बनना है। सैनिक के अलावा मैं और कोई भी काम नहीं करूँगा। उनके अंदर इतनी योग्यता थी कि वो स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में वो सदैव आगे रहते थे। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने 24 वर्ष की आयु में 1995 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की। एनडीए से पास आउट हुए। सेना में कैप्टन लेफ्टिनेंट बने। सेकंड लेफ्टिनेंट से उनकी एंट्री हुई। उसके बाद 1999 में उन्होंने शहादत दे दी। केवल 24 वर्ष की छोटी सी आयु थी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष से कम की आयु में शहादत दे गए और कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारत माता के आंचल की रक्षा करते करते 24 वर्ष की आयु में अपनी शहादत दी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे में नेतृत्व के बहुत अच्छे गुण थे। स्कूल के दिनों में परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो परिवार वाले जो आने जाने के लिए बस का किराया देते थे, उसको भी वो बचा लेते थे। कभी भी घर परिवार के लोगों के सामने जिद नहीं करते थे। केवल खिलौनों के नाम पर बचपन में उन्होंने 2-3 रुपए की एक बांसुरी खरीदी और उसी को बजाकर वो मग्न रहते थे, अपना पढ़ाई करते थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे कहते थे कि मेरे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से पहले यदि मौत भी आई तो मैं मौत को मार दूंगा। ऐसा संकल्प उनका था। जब उनको एनडीए में एडमिशन मिला, लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, गांव में पढ़ाई की। उसके बाद सैनिक स्कूल में वो गए। सैनिक स्कूल में जाने के बाद उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। एनडीए का एग्ज़ाम उनके स्कूल से, सैनिक स्कूल से 67 लोगों ने दिया था। जब एनडीए के एग्ज़ाम के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू होने के बाद जब बहुत से लोगों से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कहा कि मैं परमवीर चक्र लेना चाहता हूं। दूसरे लोगों ने तो कहा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता हूं, मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य है कि परमवीर चक्र लाऊं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला सैन्य अधिकारी था, उसने उससे पूछा कि जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तो उसने कहा, जानता हूं परमवीर चक्र मरकर मिलता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि जीते जी परमवीर चक्र लेकर आऊं। तो इस जज्बे के साथ उनकी बचपन से इच्छा थी कि मुझे तो केवल फौजी बनना है। उनको कहीं भी कोई फौजी दिखाई देता था तो उसके आसपास बात करते रहते थे, मंडराते रहते थे। उनके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी सैनिक अधिकारी उसको दिखाई देता था तो सैनिक अधिकारी के आसपास वो मिलकर बात करते रहते थे, सीखते रहते थे। उनके बचपन में वह खेल में भी आगे रहते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रहते थे, जनरल नॉलेज में आगे रहते थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बारे में उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि वो मनोज कुमार पांडे जी हैं, वो तीनों चीज़ों के मिश्रण थे। वो पढ़ाई में, इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे थे, समझदारी में बहुत आगे थे और खेल में बहुत आगे थे। उनके अंदर नेतृत्व के बहुत अच्छे गुण थे। उन्होंने 1995 में फ़ौज को ज्वाइन किया। फ़ौज को ज्वाइन करने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग खुद सियाचिन में मांगी। सियाचिन में एक चौकी है जिसको बाना चौकी बोलते हैं। 1984 में वहाँ पर कैप्टन जसवंत सिंह वाना जम्मू कश्मीर के रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2-3 परमवीर चक्र विजेता जो जीवित हैं उनमें से एक हैं। मुझे भी उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अभी भी जम्मू के पास का एक ज़िला है, वहाँ पर वो रहते हैं। आप भी चाहें तो उनके दर्शन कर सकते हैं। कैप्टन बाना के नाम पर वो चौकी का नाम बाना चौकी रखा गया है। और सियाचिन में एक दूसरी चौकी है, पहलवान चौकी। तो उन्होंने पहले ही कहा कि मुझे यदि कोई चौकी देनी है तो या तो बाना चौकी दो या पहलवान चौकी दो, जहां पर काम करने में मजा आए, जहां पर काम करने में कुछ हिम्मत दिखानी पड़े। उनकी पहली तैनाती श्रीनगर में हुई। श्रीनगर के बाद उनको सियाचिन में तैनात किया गया। सियाचिन में 19,700 फीट की ऊंचाई पर उनको तैनात किया गया और उन्होंने ये चुनौतियां हंसते हंसते ली। एक बार जब वो श्रीनगर में आतंकवादियों के पीछे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तो सर्च ऑपरेशन चलाते चलाते वो 3 दिन तक गायब हो गए। उनके ऑफिसर चिंतित हो गए। 3 दिन बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को ढूंढने के लिए गए थे, आतंकवादी मिले ही नहीं। आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते हमें 3 दिन लग गए और हम आतंकवादियों को मार कर आए हैं।
तो ऐसा संकल्प कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को फिर जब मई में कारगिल के ऊपर अटैक का पता लगा तो 4 मई 1999 को उनकी जो गोरखा बटालियन है, गोरखा बटालियन ऐसी बटालियन है जिसको सबसे बहादुर माना जाता है और पहाड़ों के ऊपर युद्ध करने के लिए गोरखाओं को सबसे अच्छा माना जाता है। तो 111 गोरखा बटालियन में उनको कमीशन मिला था। कमीशन मिलने के बाद 4 मई 1999 को गोरखा बटालियन की डेपुटेशन कारगिल युद्ध में की गई, ऑपरेशन रक्षक के नाम से। कारगिल में एक तो बटालिक सेक्टर है, टाइगर हिल है, उसी में एक सेक्टर और है जो कारगिल की जो लड़ाई जहां पर चली वहां पर खालूबार सेक्टर, वहां से सप्लाई आती थी। तो उस खालूबार सेक्टर की जिम्मेदारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की बटालियन को, गोरखा बटालियन को मिली। गोरखा बटालियन में उन्होंने वहां पर कारगिल में उन्होंने जो एक जरूरी पॉइंट था, जरूरी जगह थी, वहां पर उनको 2 जुलाई को आदेश मिला कि खालू बार को क्लियर करना है। 3 दिन पहले वहां पर एक पहली और यूनिट गई थी, वो यूनिट 3 दिन तक वापस नहीं आई। आपने एलओसी कारगिल पिक्चर देखी होगी, उसमें जो अजय देवगन जी ने जो रोल निभाया है वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का निभाया है। तो आपने उस कारगिल फिल्म में भी देखा होगा कि पहले एक बटालियन जाती है, सामने दुश्मन ऊंचाई के ऊपर है, दुश्मन पूरी बटालियन को गोलियों से भून देता है। उनकी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब अजय देवगन कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का रोल करते हुए ऊपर जाते हैं तो उनकी लाशें उनको मिलती है और वो भी निशाने के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर भी अटैक होता है। केवल 60 जवान उनके पास होते हैं, वो 30-30 जवानों की 2 टुकड़ी लगाते हैं, जिसमें एक को लीड कैप्टन मनोज कुमार पांडे करते हैं और दूसरे को कर्नल ललित राय जो उनके सीनियर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो लीड करते हैं। दोनों साइड से वो चढ़ाई चढ़नी शुरू करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऊपर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिया सैनिक होंगे, लेकिन जब वो चढ़ाई करते हैं तो रात को वो चढ़ाई करनी शुरू करते हैं। तो रात को चढ़ाई करते करते पाकिस्तानियों को पता लग जाता है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए कुछ सैनिक आ रहे हैं। तो वो एडी गन से, रॉकेट लॉन्चर से, एडी गन ऐसी गन होती है जो 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है, उससे उनके ऊपर हमला करते हैं। और 16,700 फीट की ऊंचाई पर आप कल्पना कीजिए, जब ऊंचाई के ऊपर युद्ध लड़ा जाता है तो 3 बड़े दुश्मन होते हैं। एक तो ऊंचाई खुद दुश्मन होती है, उसके ऊपर हथियारों को 20 से 25 किलो का वजन उठाकर चलना, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊपर से दुश्मन अच्छी पोजीशन पर होता है। हमारी पोजीशन खतरनाक पोजीशन होती है जहां पर दिक्कत आती है, नीचे की ओर टारगेट करना आसान है, नीचे से ऊपर की ओर निशाना बनाना मुश्किल है। तो उस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने निर्णय किया कि दिन हो जाएगा तो हम चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो रात को ही उन्होंने चढ़ने का निर्णय किया। बहुत खतरनाक और जोखिम भरा ये काम था जो उन्होंने किया। और उसके बीच बीच में इल्यूमिनेटिंग राउंड बार बार वो पाकिस्तानी सैनिक फेंक रहे थे। इल्यूमिनेटिंग जो राउंड वो फेंकते हैं उसमें वो उस प्रकार के बम होते हैं जो एक बार जलाकर फेंक दिए जाएं तो पूरा उजाला कर देते हैं, चारों ओर प्रकाश हो जाता है और 3 से 4 मिनट तक वो प्रकाश रहता है, ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकल आया। तो हर 3 मिनट में वो इम्यूनिटी राउंड फायर कर रहे थे, जिससे लगता था कि दिन हो गया। तो चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल था, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, लगातार चढ़ते रहे। लगातार चढ़ के उन्होंने सोचा था कि ऊपर 1 या 2 बंकर होंगे। ऊपर जब उन्होंने देखा तो उनको 6 बंकर मिले। 3 बंकरों में ग्रेनेड फेंक कर पीछे से जाकर कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने उनको बंकरों को उड़ा दिया। चौथे बंकर में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पाकिस्तानी सैनिक सामने की ओर गोरखा सैनिकों को निशाना बनाने जा रहे हैं। ग्रेनेड फेंकने का समय नहीं था तो उन्होंने अपने वहीं उस बंकर में कूदे और खुखरी से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, उनका गला काट दिया। उसके बाद वो आगे बढ़े, आगे बढ़कर उन्होंने एक और बंकर में ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड के फटने और उसके बीच में जो 30-40 कुछ सेकंड का जो समय होता है, उसी सेकंड में पाकिस्तानियों ने पहले उनके एक हाथ में, कंधे में और एक पैर में गोली लग चुकी थी। गोली लगने के बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद उनके ऊपर 3-4 गोलियां और उनके सिर में मारी गई और 3-4 गोलियां सिर में लगने के बाद भी उनके जो अंतिम वाक्य थे, वो गोरखों को गिरते हुए अपनी यूनिट को कहते हैं कि ना छोड़ना, कि छोड़ना नहीं है, एक भी पाकिस्तानी जिंदा नहीं बचकर जाना चाहिए। उनकी माँ उनके संस्मरण को बताते हुए कहती है कि जब वो घर पर छुट्टी आए और जब उनको युद्ध का पता लगा और युद्ध का पता लगने के बाद जब उनको माँ के बारे में जानकारी मिली तो उनकी माँ ने कहा कि तुम तो अधिकारी हो, तुम्हारे पास बहुत से सैनिक होते हैं, तो युद्ध में कहीं मोर्चे पर जाने की आवश्यकता पड़े तो अपने सैनिकों को आगे भेज देना।
तुम्हें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अगर युद्ध में मुझे और तुम्हें जाना हो तो आगे तुम जाओगी या मुझे भेजोगी? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं भेजूंगी, मैं खुद जाऊंगी। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कहा कि मेरे जो सैनिक हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको आगे नहीं भेज सकता, मैं पहले खुद आगे जाऊंगा। तो ऐसा नेतृत्व कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का था। तो आज उनकी शहादत दिवस पर हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कारगिल का युद्ध 1999 में हुआ था, जिस युद्ध में पाकिस्तान ने अपने कश्मीर पर कब्जा जमाने के लिए नापाक हरकत की थी। तो आज का दिन विशेष दिन है। आज के दिन कैप्टन मनोज कुमार पांडे, जो कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता रहे हैं, उनका शहादत दिवस है। आइए उनकी शहादत को हम नमन करेंगे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक छोटे से सीतापुर के एक छोटे से गांव में जन्म लिया। पिताजी पान की दुकान चलाते थे। बचपन से ही एक जज्बा, एक हौसला था कि मुझे बड़ा होकर केवल और केवल सैनिक बनना है, सैनिक के अलावा मैं और कोई भी काम नहीं करूंगा। उनके अंदर इतनी योग्यता थी कि वो स्पोर्ट्स से लेकर पढ़ाई से लेकर हर चीज़ में वो सदैव आगे रहते थे। और कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने 24 वर्ष की आयु में 1995 में सरकारी नौकरी ज्वाइन की। एनडीए से पास आउट हुए, सेना में कैप्टन लेफ्टिनेंट बने, सेकंड लेफ्टिनेंट से उनकी एंट्री हुई। उसके बाद 1999 में उन्होंने शहादत दे दी। केवल 24 वर्ष की छोटी सी आयु थी। शहीद भगत सिंह 23 वर्ष से कम की आयु में शहादत दे गए और कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारत माता के आंचल की रक्षा करते करते 24 वर्ष की आयु में अपनी शहादत दी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे में नेतृत्व के बहुत अच्छे गुण थे। स्कूल के दिनों में परिवार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, तो परिवार वाले जो आने जाने के लिए बस का किराया देते थे उसको भी वो बचा लेते थे। कभी भी घर परिवार के लोगों के सामने जिद नहीं करते थे। केवल खिलौनों के नाम पर बचपन में उन्होंने 2-3 रुपए की एक बांसुरी खरीदी और उसी को बजाकर वो मग्न रहते थे, अपना पढ़ाई करते थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे कहते थे कि मेरे लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते से पहले यदि मौत भी आई तो मैं मौत को मार दूंगा, ऐसा संकल्प उनका था। जब उनको एनडीए में एडमिशन मिला, लखनऊ के रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, गांव में पढ़ाई की। उसके बाद सैनिक स्कूल में वो गए। सैनिक स्कूल में जाने के बाद उन्होंने एनडीए का एग्ज़ाम दिया। एनडीए का एग्ज़ाम उनके स्कूल से, सैनिक स्कूल से 67 लोगों ने दिया था। जब एनडीए के एग्ज़ाम के बाद जब उनका इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू होने के बाद जब बहुत से लोगों से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कहा कि मैं परमवीर चक्र लेना चाहता हूं। दूसरे लोगों ने तो कहा कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता हूं, मैं अधिकारी बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य है कि परमवीर चक्र लाऊं। तो जो इंटरव्यू लेने वाला सैन्य अधिकारी था, उसने उससे पूछा कि जानते हो परमवीर चक्र कैसे मिलता है? तो उसने कहा, जानता हूं परमवीर चक्र मरकर मिलता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि जीते जी परमवीर चक्र लेकर आऊं। तो इस जज्बे के साथ उनकी बचपन से इच्छा थी कि मुझे तो केवल फौजी बनना है। उनको कहीं भी कोई फौजी दिखाई देता था तो उसके आसपास बात करते रहते थे, मंडराते रहते थे। उनके स्कूल में, कॉलेज में कोई भी सैनिक अधिकारी उसको दिखाई देता था तो सैनिक अधिकारी के आसपास वो मिलकर बात करते रहते थे, सीखते रहते थे। उनके बचपन में वह खेल में भी आगे रहते थे, सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रहते थे, जनरल नॉलेज में आगे रहते थे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी के बारे में उनके जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं वो कहते हैं कि वो मनोज कुमार पांडे जी हैं, वो तीनों चीज़ों के मिश्रण थे। वो पढ़ाई में, इंटेलिजेंस में भी बहुत आगे थे, समझदारी में बहुत आगे थे और खेल में बहुत आगे थे। उनके अंदर नेतृत्व के बहुत अच्छे गुण थे। उन्होंने 1995 में फ़ौज को ज्वाइन किया। फ़ौज को ज्वाइन करने के बाद जब उनकी ट्रेनिंग चल रही थी तो उन्होंने अपनी पोस्टिंग खुद सियाचिन में मांगी। सियाचिन में एक चौकी है जिसको बाना चौकी बोलते हैं। 1984 में वहाँ पर कैप्टन जसवंत सिंह वाना जम्मू कश्मीर के रहे हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 2-3 परमवीर चक्र विजेता जो जीवित हैं उनमें से एक हैं। मुझे भी उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। अभी भी जम्मू के पास का एक ज़िला है, वहाँ पर वो रहते हैं। आप भी चाहें तो उनके दर्शन कर सकते हैं। कैप्टन बाना के नाम पर वो चौकी का नाम बाना चौकी रखा गया है। और सियाचिन में एक दूसरी चौकी है, पहलवान चौकी। तो उन्होंने पहले ही कहा कि मुझे यदि कोई चौकी देनी है
तो या तो बाना चौकी दो या पहलवान चौकी दो, जहां पर काम करने में मजा आए, जहां पर काम करने में कुछ हिम्मत दिखानी पड़े। उनकी पहली तैनाती श्रीनगर में हुई। श्रीनगर के बाद उनको सियाचिन में तैनात किया गया। सियाचिन में 19,700 फीट की ऊंचाई पर उनको तैनात किया गया और उन्होंने ये चुनौतियां हंसते हंसते ली। एक बार जब वो श्रीनगर में आतंकवादियों के पीछे सर्च ऑपरेशन चला रहे थे, तो सर्च ऑपरेशन चलाते चलाते वो 3 दिन तक गायब हो गए। उनके ऑफिसर चिंतित हो गए। 3 दिन बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों को ढूंढने के लिए गए थे, आतंकवादी मिले ही नहीं। आतंकवादियों को ढूंढते ढूंढते हमें 3 दिन लग गए और हम आतंकवादियों को मारकर आए हैं। तो ऐसा संकल्प कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का था। कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी को फिर जब मई में कारगिल के ऊपर अटैक का पता लगा, तो 4 मई 1999 को उनकी जो गोरखा बटालियन है, गोरखा बटालियन ऐसी बटालियन है जिसको सबसे बहादुर माना जाता है और पहाड़ों के ऊपर युद्ध करने के लिए गोरखाओं को सबसे अच्छा माना जाता है। तो 111 गोरखा बटालियन में उनको कमीशन मिला था। कमीशन मिलने के बाद 4 मई 1999 को गोरखा बटालियन की डेपुटेशन कारगिल युद्ध में की गई, ऑपरेशन रक्षक के नाम से। कारगिल में एक तो बटालिक सेक्टर है, टाइगर हिल है, उसी में एक सेक्टर और है जो कारगिल की जो लड़ाई जहां पर चली, वहां पर खालूबार सेक्टर, वहां से सप्लाई आती थी। तो उस खालूबार सेक्टर की जिम्मेदारी कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी की बटालियन को, गोरखा बटालियन को मिली। गोरखा बटालियन में उन्होंने वहां पर कारगिल में उन्होंने जो एक जरूरी पॉइंट था, जरूरी जगह थी, वहां पर उनको 2 जुलाई को आदेश मिला कि खालू बार को क्लियर करना है। 3 दिन पहले वहां पर एक पहली और यूनिट गई थी, वो यूनिट 3 दिन तक वापस नहीं आई। आपने एलओसी कारगिल पिक्चर देखी होगी, उसमें जो अजय देवगन जी ने जो रोल निभाया है वो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का निभाया है। तो आपने उस कारगिल फिल्म में भी देखा होगा कि पहले एक बटालियन जाती है, सामने दुश्मन ऊंचाई के ऊपर है, दुश्मन पूरी बटालियन को गोलियों से भून देता है। उनकी 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब अजय देवगन कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का रोल करते हुए ऊपर जाते हैं तो उनकी लाशें उनको मिलती है और वो भी निशाने के ऊपर आते हैं, उनके ऊपर भी अटैक होता है। केवल 60 जवान उनके पास होते हैं। वो 30-30 जवानों की 2 टुकड़ी लगाते हैं, जिसमें एक को लीड कैप्टन मनोज कुमार पांडे करते हैं और दूसरे को कर्नल ललित राय, जो उनके सीनियर होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो लीड करते हैं। दोनों साइड से वो चढ़ाई चढ़नी शुरू करते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऊपर कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिया सैनिक होंगे, लेकिन जब वो चढ़ाई करते हैं तो रात को वो चढ़ाई करनी शुरू करते हैं। तो रात को चढ़ाई करते करते पाकिस्तानियों को पता लग जाता है कि हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए कुछ सैनिक आ रहे हैं। तो वो एडी गन से, रॉकेट लॉन्चर से, एडी गन ऐसी गन होती है जो 1 मिनट में 1000 राउंड फायर करती है, उससे उनके ऊपर हमला करते हैं। और 16,700 फीट की ऊंचाई पर आप कल्पना कीजिए, जब ऊंचाई के ऊपर युद्ध लड़ा जाता है तो 3 बड़े दुश्मन होते हैं। एक तो ऊंचाई खुद दुश्मन होती है, उसके ऊपर हथियारों को 20 से 25 किलो का वजन उठाकर चलना, ऑक्सीजन की कमी होती है और ऊपर से दुश्मन अच्छी पोजीशन पर होता है। हमारी पोजीशन खतरनाक पोजीशन होती है जहां पर दिक्कत आती है। नीचे की ओर टारगेट करना आसान है, नीचे से ऊपर की ओर निशाना बनाना मुश्किल है। तो उस विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने निर्णय किया कि दिन हो जाएगा तो हम चढ़ाई नहीं कर पाएंगे, तो रात को ही उन्होंने चढ़ने का निर्णय किया। बहुत खतरनाक और जोखिम भरा ये काम था जो उन्होंने किया। और उसके बीच बीच में इल्यूमिनेटिंग राउंड बार बार वो पाकिस्तानी सैनिक फेंक रहे थे। इल्यूमिनेटिंग जो राउंड वो फेंकते हैं उसमें वो उस प्रकार के बम होते हैं जो एक बार जलाकर फेंक दिए जाएं तो पूरा उजाला कर देते हैं, चारों ओर प्रकाश हो जाता है और 3 से 4 मिनट तक वो प्रकाश रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे दिन निकल आया। तो हर 3 मिनट में वो इम्यूनिटी राउंड फायर कर रहे थे, जिससे लगता था कि दिन हो गया। तो चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल था, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया, लगातार चढ़ते रहे। लगातार चढ़ के उन्होंने सोचा था कि ऊपर 1 या 2 बंकर होंगे। ऊपर जब उन्होंने देखा तो उनको 6 बंकर मिले। 3 बंकरों में ग्रेनेड फेंककर पीछे से जाकर कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने उनको बंकरों को उड़ा दिया। चौथे बंकर में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि वहां पाकिस्तानी सैनिक सामने की ओर गोरखा सैनिकों को निशाना बनाने जा रहे हैं। ग्रेनेड फेंकने का समय नहीं था, तो उन्होंने अपनी वहीं उस बंकर में कूदे और खुखरी से 2 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, उनका गला काट दिया। उसके बाद वो आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने एक और बंकर में ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड के फटने और उसके बीच में जो 30-40 कुछ सेकंड का जो समय होता है, उसी सेकंड में पाकिस्तानियों ने
पहले उनके एक हाथ में, कंधे में और एक पैर में गोली लग चुकी थी। गोली लगने के बाद भी वो रुके नहीं। उसके बाद उनके ऊपर 3-4 गोलियां और उनके सिर में मारी गई, और 3-4 गोलियां सिर में लगने के बाद भी उनके जो अंतिम वाक्य थे, वो गोरखों को गिरते हुए अपनी यूनिट को कहते हैं कि ना छोड़ना, कि छोड़ना नहीं है, एक भी पाकिस्तानी जिंदा नहीं बचकर जाना चाहिए। उनकी माँ उनके संस्मरण को बताते हुए कहती है कि जब वो घर पर छुट्टी आए और जब उनको युद्ध का पता लगा, और युद्ध का पता लगने के बाद जब उनको माँ के बारे में जानकारी मिली, तो उनकी माँ ने कहा कि तुम तो अधिकारी हो, तुम्हारे पास बहुत से सैनिक होते हैं, तो युद्ध में कहीं मोर्चे पर जाने की आवश्यकता पड़े तो अपने सैनिकों को आगे भेज देना, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, अगर युद्ध में मुझे और तुम्हें जाना हो तो आगे तुम जाओगी या मुझे भेजोगी? तो उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं भेजूंगी, मैं खुद जाऊंगी। तो कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी ने कहा कि मेरे जो सैनिक हैं वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनको आगे नहीं भेज सकता, मैं पहले खुद आगे जाऊंगा। तो ऐसा नेतृत्व कैप्टन मनोज कुमार पांडे जी का था। तो आज उनकी शहादत दिवस पर हम उनको स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम।